हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथ एडिशन पर। प्यारे साथियों, आज हम रेलवे ग्रुप डी पीवाईक्यू सीरीज के तहत 1/12/2025 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हल करेंगे। चलिए, आज मैथ के इस क्वेश्चन पेपर के सभी 25 के 25 क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेमन कैंडी और स्ट्रॉबेरी कैंडी की प्रति इकाई कीमत का अनुपात दे रखा है हमें 4:14 और एक परिवार मात्रा के अनुसार इसका उपभोग 23:2 के अनुपात में करता है। स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन कैंडी का व्यय का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लेमन कैंडी और स्ट्रॉबेरी कैंडी प्रति इकाई जो कीमत है उसका अनुपात क्या है, मूल्य का अनुपात क्या है भाई दोनों टॉफियों के बीच में। ठीक है, लेमन और स्ट्रॉबेरी दोनों के बीच में अनुपात है भाई 4:14 दे रखा है। इसके बाद हमें इसके उपभोग यानी जो 4 रुपए की कैंडी आ रही थी वो 23 लेके आ रहा है और जो 2 रुपए की आ रही थी वो 14 कैंडी लेके आ रहा है। 23 कैंडी जो 4 रुपए की आ रही है वो 23 लेके आ रहे हैं और जो 14 रुपए की आ रही है वो 2 लेके आ रहे हैं। चलिए इसमें टोटल हमें क्या लेना है, इस उपभोग उपभोग यानी मात्रा, उपभोग का अनुपात लिख लो या फिर मात्रा का अनुपात लिख लो। टोटल व्यय कितना हो गया भाई, कुल खर्च। कुल खर्च क्या हो रहा है इस हिसाब से देखो, 23 चौक 92 हो गया। लेमन जो हमारी कैंडी है उसमें 92 रुपए लग रहा है और जो स्ट्रॉबेरी कैंडी है उस पर हमारे 14 दूनी 28 यानी उस पर 28 रुपए लग रहा है। तो हमारा जो व्यय का अनुपात होगा वो यही होगा। इसको आपको सरल कर लेना है। और दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन कैंडी का व्यय, यानी स्ट्रॉबेरी को आगे रखना है और लेमन कैंडी को पीछे रखना है। इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें लेमन आगे है जबकि स्ट्रॉबेरी पीछे है, तो इसलिए हमें इसको चेंज कर देना है। 28:92 आ जाएगा इसका। इसको थोड़ा सा रूप में लिख लो, 4 7 28 और 23 चौक 92 होता है, 23 चौक 92 होता है। 7:23 इसका सही आंसर होगा, 7:23 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष दूरी को वह किस चाल से तय करे ताकि संपूर्ण यात्रा की उस चाल हमें दे रखी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 300 किलोमीटर है उसकी यात्रा हम देखते हैं कि उसमें कितना समय लग रहा है भाई। 300 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें कितना समय लग रहा है, यानी दूरी बटा चाल कर देंगे, समय आ जाएगा। दूरी बटा चाल कर दो, समय आ जाएगा। इसमें इतना समय लग रहा है। दूसरी चीज जो इसकी दूरी बटा चाल होगी सब में, और शेष दूरी क्या बच गई भाई, 600 थी टोटल, उसमें से 300 तो इसने तय कर ली, तो 600 माइनस 300 यानी शेष दूरी जो है वो 300 बच गई। शेष दूरी को हम मान लेते हैं कि वो भाई x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा होगा। तो दोनों में जो समय लगेगा वही समय तो उस चाल के अनुसार जो लग रहा है वह सेम होगा, इक्वल होगा इसके। तो 300 किलोमीटर 42 की चाल से और फिर 300 किलोमीटर x की चाल से वो चलकर जितना समय उसको लगेगा उतना ही तो औसत चाल के दौरान लगेगा। तो 600 किलोमीटर की दूरी है, टोटल औसत चाल हमें दे रखा है 63 की चाल से तय करनी है। तो इसमें इतना जितना समय लगा उतना ही इन दोनों हिस्सों में समय लगेगा टोटल, तो इक्वल रख लो भाई। चलिए इसको काट ली, 6 7 42, 6 5 30, ये 50/7 आ गया और ये 600, इसको भी आपको शॉर्ट कर लेना है। 3 से कर लो भाई, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 200/21 आ गया, 200/21 आ गया। अभी क्या करना, x को एक तरफ रखो, 300/x इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके चलो, 200/21, यहाँ पर ये प्लस का है उस साइड में माइनस का हो जाएगा, -50/7, 50/7। ठीक है, 300/21, 300/x, 300/x, 300/x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो भाई, 21 हो गया। तो 200 माइनस 7 या 21 यानी 150, तो ये 50/21 आएगा, 50/21 आएगा। ठीक है, 300/x, 300/x इज इक्वल टू 50/21, 50/21 आ रहा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसको, 1 0 से 1 0 यहाँ से काट लो, 5 एकम 5, 5 6 30। जब इक्वल में हो तो ऊपर का ऊपर काट सकते हैं और नीचे का नीचे काट सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, आर पार गुना कर लो, इसकी आर पार गुना कर लो। x एकम x इज इक्वल टू 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो उसकी जो है शेष दूरी है वो 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि वो चलेगा तो उसकी पूरी चाल में औसत आ जाएगी भाई, पूरी चाल की औसत आ जाएगी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको चलना होगा जो शेष दूरी है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
3 की पावर 4 इंटू 9 की पावर -2 दे रखा है और डिवाइड बाय 27 की पावर -1 गुणा 3 की पावर -3 है और इस पूरे की पावर दे रखा है हमें 1/3। पूरे की पावर क्या दे रखा है 1/3। इसमें हम क्या करेंगे, सभी आधार को 3 की घात में बदल लेंगे। सबसे पहले सभी आधार को क्या करेंगे, 3 की पावर में 3 की घात में इसको चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले अंश को लो, अंश में 3 की पावर इसने 4 दे रखा है, 3 की पावर 4 दे रखा है गुणा, क्या मैं इसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूं भाई? क्या मैं इसकी पावर जो 9 है इसके स्थान पे 3 लिख लेता हूं और 3 की पावर 2 लिख सकता हूं? 3 तिया 9, क्या एक ये भी तो 9 है और ये भी 9 है। इसकी पावर पूरे की हमें दे रखा है -2, इसकी पावर -2 रखो। इसी प्रकार से हम नीचे जो हर के अंदर चेंजिंग करेंगे, यानी 3 की पावर बेस 3 की जो बेस में लेके आएंगे, 3 के बेस में इसको लेके आएंगे नीचे वाले को भी। ठीक है, चलिए तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 3 लिखो और इसकी पावर लिखो -1। ठीक है, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ 27 को, तो -1 इसकी पावर हो गई गुणा 3 की पावर -3 इसने दे रखा है। ठीक है, इस पूरी की पावर रखो 1/3 में, 1/3 इसकी पूरे की पावर है। चलिए इसको आगे सरल करते हैं। यहां से आपको एक चीज देखो, आप जो घातांक का एक नियम क्या कहता है, घातांक का एक नियम है, घातांक के नियम अनुसार एक घातांक का नियम क्या कहता है, यदि यदि a की पावर m है गुणे a की पावर n है, तो इसका क्या आएगा, हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n। यानी यदि बेस जो है इक्वल हो, बेस इक्वल है और घात अलग अलग दे रखी हो और गुणा हो, बेस के बीच में गुणा का साइन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, घात को जोड़ सकते हैं भाई, घात को जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर यदि भाग है तो घात यहाँ घट जाएगा। हमें इस चीज का ध्यान रखना कि बेस उसका समान होना चाहिए, बेस उसका समान होना चाहिए, इस चीज का हमें यहाँ ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो लिखो, ऊपर हमारा बेस समान हमने कर लिया है, देखो 3 3 है, यहाँ भी 3 3 है। ठीक है, तो ऊपर हम क्या करेंगे, घात को जोड़ेंगे भाई, घात को जोड़ेंगे। चलिए आगे हल करते हैं इसको, यहाँ कर लेते हैं भाई, काफी जगह है यहाँ कर लेते हैं। देखो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है गुणा 3 की पावर कितनी हो गई हमारी, -4 हो गई भाई, इसके ऊपर गुणा हो जाती है। ठीक है, -4 हो गई, 3 की पावर -4 हो गई। नीचे वाले में लिखो 3 की पावर, 3 की पावर इस 3 की और -1 की गुणा -3 हो जाएगी भाई, -3 हो जाएगी गुणा 3 की पावर -3 दे रखा है। ठीक है, और इस पूरे की जो है हमें पावर 1/3 है, 1/3 दे रखा है। चलिए ऊपर वाले की जो है बेस हमारा समान है तो क्या होगा, घात जुड़ जाएगी। तो 3 की जो है 4 दे रखा है प्लस -4 है और नीचे में क्या है भाई, 3 की -3 है, इसको प्लस करो, प्लस -3 भाई। ठीक है, प्लस -3। चलिए 3 है और यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, अब इसको हल करो, 1/3। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, 3 की पावर 4 है तो यहाँ से माइनस ये बाहर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये 3 की पावर क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और यहाँ से देखो 3 की पावर -3 है, प्लस में -3 है तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस माइनस -6 हो जाएगा, -3 का जोड़ -6 हो जाएगा। चलिए ऊपर वाले की जो है 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 डिवाइड बाय 3 की पावर -6, 3 की पावर -6 और इसकी पूरे की पावर हमारे पास था 1/3। अब एक चीज है, आपको एक चीज नोट करके लिख लेना है, नोट में लिख लेना है, यहाँ नोट डालकर लिख लो भाई, नोट डालकर लिख लो, जिसकी जिस बेस की जिस भी बेस की घात शून्य हो तो वह हमेशा 1 होगा, वह हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये चीज नोट करके आप लिख लो और अच्छे से याद रखना, इसको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऊपर 3 की पावर 0 है, इसका मतलब 1 हो गया,
नीचे क्या है 3 की पावर -6 है और इसकी पूरे की पावर 1/3 है, 1/3 है। अब क्या करना है, एक नियम घातांक का एक नियम है कि घातांक का नियम क्या कह रहा है, एक की पावर यदि -n है तो ये जो है a की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं भाई a की पावर n। इसको मतलब इसको पलट लेंगे, इसको ऊपर जैसे ही ये पलटेगी में हो जाएगी। जब व्युत्क्रम इसका करेंगे ना, जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो पावर हमेशा जो है इसका जो है चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। इस चीज को हमें अच्छे से नोट करके रखना है, ठीक है। तो इसको इसको करो हल भाई। 3 की इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इस नियम के अनुसार इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 6 लिखो, की पावर 1/3 लिखो भाई, यानी 3 की पावर 6 गुणे 1/3 लिखो, 3 दूनी 6। तो इसकी पावर आ गया हमारा 3 की पावर 2 आ गया। फाइनल आंसर हमारा 3 3 9, 9 3 3 9, इसका 9 होगा फाइनल आंसर हमारा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 फरवरी 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4,000 पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यानी मूलधन हमें दे रखा है 4,000 भाई। मूलधन कितना है हमारा, मूलधन कितना है 4,000 रुपए है। मूलधन 4,000 है, दर हमें क्या दे रखी है 6% वार्षिक है, 6% वार्षिक है। समय हमें दे रखा है भाई 21 फरवरी टू 21 फेब टू 22 अप्रैल 2024, ठीक है। यहां तक का यहाँ समय है, ठीक है, 2024 तक का। तो हमें इसमें से दिन निकाल लेना है कि यहाँ कितने दिन लगे। किस प्रकार से निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो क्या है, हम ये देखेंगे कि ये ईयर जो है साधारण है या लीप है। तो हमें देखने से लीप वर्ष है 2024 जो क्या है एक लीप वर्ष है। किस प्रकार से पहचानेंगे, 4 से भाग देकर देखेंगे। 4 से भाग देंगे तो 2024 पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब यह है लीप ईयर है। तो आपको यहाँ से पता चल गया भाई 4 से ये पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो यहाँ पर फरवरी हमें 29 दिन का काउंट करना है। इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे फरवरी 29 दिन का यहाँ पर काउंट करना है। तो फरवरी में कितने दिन रह गए उसके देखो भाई, 29 - 21, यानी 21 को वो धन लेके आया था उधार, तो ये 8 दिन हो गए। मार्च का देख लो 31 हो गया, और अप्रैल, अप्रैल का 22 तारीख को उसने धन लौटा दिया था, तो 22 दिन वो हो गए भाई, 22 दिन वो हो गए। यानी जिस दिन वो धन लेके आया था या तो उस दिन को काउंट कर लो, या फिर जब उसने धन लौटाया है, इन दोनों दिनों में से एक ही दिन काउंट होता है। तो हमने यहाँ पर जिस दिन वो धन लेके आया उसको छोड़ दिया, क्योंकि यदि ये 21 को भी हम काउंट करते तो यहाँ 9 दिन हो जाते, तो हमने यहाँ पर एक दिन वो छोड़ दिया है। या तो धन लेके आ रहा है उधार, वो दिन काउंट करो, या फिर जब वो पहुंचा रहा है वापिस तो वो दिन, यानी दोनों में से एक ही काउंट करना है, ठीक है। टोटल दिन जोड़ दो भाई, 8 10 और 11 हासिल 1 3 2 5 और 1 6, टोटल दिन हमारा निकल के आ गया 61 दिन। 61 दिन निकल के आ गया। तो अभी ब्याज का फॉर्मूला लगा दो, साधारण ब्याज का, ब्याज का फॉर्मूला लगा दो साधारण का, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100 होता है भाई। मूलधन हमारा था 4,000, 4,000 को, दर हमारी थी 6% वार्षिक, समय हमारा 61 दिन आ गया। 61 दिन आ गया, इसको हमें क्या बनाना है, साल बनानी पड़ेगी। डिवाइड बाय 100 गुणा में, यदि इसको ईयर बनाएंगे तो किससे भाग देंगे भाई, 365 या 366, बताओ। क्योंकि लीप ईयर है तो हम 366 से भाग देंगे, लीप ईयर है 2024 तो 366 से भाग देंगे। यदि ये साधारण वर्ष होता तो फिर हम 365 से भाग देते। इस चीज का ध्यान रखना है, बस यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में इतना सा लोचा था, ठीक है, इतना सा ही लोचा था इसमें, तो काट लीजिए, इस 6 से ये कटेगा भाई, चिक्कू चिक्कू 36, 6 कम 6, इस 61 से 61 कट गया पूरा पूरा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो हमारा ब्याज निकल के आ गया 40 रुपए, ब्याज निकल के आ गया 40 रुपए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 21 है, तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब का मान क्या होगा। इसमें हम बीजगणित के सूत्र का उपयोग करेंगे, बीजगणित का सूत्र का उपयोग करेंगे, यानी x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3x वाई और जेड,
इसके इक्वल क्या होता है? इसके इक्वल में होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का हो गया हमारा जेड और एक्स, जेड एक्स। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम प्रयोग यहां पर करेंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर हमें दे रखा है, इसका मान क्या दे रखा है? 0 दे रखा है, इसका मान 0 दे रखा है, इसका मान हमारे पास 21 है, इसका मान हमारे पास 21 है। ठीक है, तो इसका मान हमारे पास 0 है, इसका मान हमारा 21 दे रखा है, तो इसको गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो। चलिए यहाँ पर जब हम x प्लस वाई प्लस जेड इसका मान 0 रखेंगे, एक चीज आप यहाँ पर नोट करो, यदि इसका मान हमारे पास 0 है, जिस प्रकार से देखो आप x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस हमारे पास क्या दे रखा 21, 3 गुणे इसका मान हमारे पास 21 है, तो यहाँ 21 रख लो, इक्वल टू रखो आप, यहाँ पर देखो 0 आ जाएगा भाई, इसका मान तो हमारे पास ये देखो 0 दे रखा है ना। अब 0 की आप ये 0 की यदि मल्टीप्लाई किसी भी के साथ करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई यदि इसके साथ होगी, 0 की मल्टीप्लाई यदि इसके साथ होगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या रखना है? 0 ही रख लो। तो यदि यहाँ 0 है, इसकी गुणा इसके साथ कर रहे हैं तो ये पूरा 0 होगा। अब हमारा ये निकल के आ गया, तो अब देखो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 है, इस साइड में ये जाएगा तो 21 ये 63, ये यहाँ माइनस का है, तो यहाँ पर क्या किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और हमसे पूछा भी तो यही था, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब का मान ही तो हमसे पूछा था, तो 63 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 63 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक है, यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा है हमसे। देखो एक चतुर्भुज है जिसके 2 विकर्ण है, जिसमें से एक की हमें लंबाई दे रखी है और दूसरे की हमसे पूछी है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा लो सीधा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब विकर्ण दे रखा हो, जब विकर्ण दे रखा हो तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। ठीक है, 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, यही इसका फॉर्मूला होता है चतुर्भुज का, जब वो विकर्ण दे रखा हो। तो 1/2, एक विकर्ण हमें दे रखा है पहला क्या अभी 8 है, गुणे दूसरा विकर्ण D2 रख लो, इज इक्वल टू 48 है भाई, इक्वल टू 48 है। चलिए इस 8 से इसको काट सकते हैं क्या? 8 8 8 6 48, 6 पे कट रहा है ना, तो यहाँ से हमें क्या करना है? आर पार गुना कर लेनी है, तो यहाँ से आ गया हमारा D2 इज इक्वल टू 6 दूनी 12, तो दूसरा विकर्ण हमारा क्या 12 है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 435 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुना प्लेटफॉर्म को 87 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बतानी है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमें इस बतानी है। तो 435 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कुल दूरी लिख लो, कुल दूरी। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी दूरी और उस अपनी लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है टोटल वो उसको कवर करेगी। ठीक है, तो कुल दूरी क्या आ जाएगी हमारी 435, तो ये आ गया 435 जमा 435, इसका कितना 3 गुना प्लेटफॉर्म है, तो गुना में 3 ये प्लेटफॉर्म की आ गई। ठीक है, ये टोटल हमारी दूरी निकल के आ जाएगी, तो 435 प्लस 3 5 15, 9 और 1 10, 3 चौक 12 और 1 1305 ही हो गया, इसको जोड़ लो, 5 और 5 10, हासिल 1, 3 और 1 4। ठीक है भाई, 4 3 7 हो गया और 1 हो गया, यानी 1740, 1740 कुल दूरी आ गई, 1740 कुल दूरी आ गई, तो हमें 87 सेकंड में पार करी है, तो दूरी बटा समय चाल आ जाएगी, दूरी बटा समय क्या आ जाएगी? चाल। चाल क्या होगी? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होती है चाल, तो दूरी हमारी है 1740, डिवाइड बाय समय हमारे पास है, ये मीटर में है तो समय 87 सेकंड में है। ठीक है, इसको क्या करना है? इसने कहा है कि दूरी रेलगाड़ी की जो चाल है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, तो यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हॉर में चेंज करेंगे तो 18/5 से 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए ये 2 पे कट रहा है, 2 पे पूरा पूरा कट रहा है ना 20 पे। ठीक है, चलिए
इस 5 इसको काट दो भाई, 5 एकम 5, 5 ओके 20, 18 चौक 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे। उसकी चाल क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे है भाई। डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बेलनाकार वाटर टैंक का व्यास दे रखा है हमें 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, और ऊंचाई उसकी दे रखी है 3.8। ऊंचाई क्या दे रखी है भाई? 3.8 दे रखी है। बाह्य वक्र पृष्ठ और दोनों वृत्तीय सिरों पर पेंट किया जाना है भाई। यदि पेंटिंग की लागत हमें दे रखी है 25 प्रति वर्ग मीटर, तो टैंक में पेंट करने का संपूर्ण लागत हमसे पूछा है। सबसे पहले जो बेलन का व्यास दे रखा है, बेलन की त्रिज्या निकाल लो। बेलन की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 2.8 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1.4 आ गई भाई मीटर में, 1.4 मीटर आ गई। हाइट है, हाइट दे रखी है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर इसकी हाइट हो गई। पेंटिंग का खर्च इसने दे रखा है हमारा 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर का है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे भाई? इसका टोटल क्षेत्रफल निकाल लो भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो इसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है भाई, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, ठीक है। 2 इंटू पाई का मान हमें 22/7 लेना है, 22/7 लेना है जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर, आर क्या है भाई? आर है 1.4 गुणा, जो आर है 1.4 हो गया, और हाइट हो गई 3.5, इसको ऐड कर लो। चलिए आगे हल करते हैं नेक्स्ट पेज पे। 22 दूनी 44/7 गुणे 1.4 गुणे, इनको जोड़ो भाई, 5 और 4 9, 3 और 4 4.9 हो गया, 4.9 हो गया। इस 7 से काटो भाई, 7 दूनी 14, यानी 0.2 आएगा इसका। और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 44 की और 0.2 की, तो 8.8 आ गया, गुणे 4.9 आ गया, गुणे 4.9 आ गया। टोटल इसकी गुणा कर लो भाई, यहाँ पर कर लो आप, 80 और 49 की गुणा कर लो। 9 8 72, हासिल 7, 9 8 72 और 7, 4 9 36, हासिल 3, 4 8 32, सॉरी 4 8 32, हासिल 3, 4 8 32 और 3 35 भाई, 2 9 2 11, 12 और 1 13, 3 और 1 4, यानी 43। दो छोड़ के पॉइंट, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 43.12 आ जाएगा। अब जो इसने खर्च दिया है, खर्च क्या है भाई? खर्च क्या दे रखा है? 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर पे खर्च है। तो हमारा वर्ग मीटर कितना आ गया? 43.12। तो टोटल खर्च कर दो भाई, टोटल खर्च, टोटल लागत या फिर टोटल खर्च कितना हो गया हमारा? 43.12 इंटू 25, 25 दूनी 50, 25 कम 25 और 5 30, दो छोड़ के पॉइंट लगा दो, हासिल 3, 25 75 3 78, हासिल 7, 25 चौका 100, 107 भाई, 107, यानी 1078 रुपए, 1078 रुपए अभी इसका टोटल पेंट करने का खर्च जो है वो आएगा, ठीक है। 1078, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, 81 पेज टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा? एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में कितना समय लग रहा है अभी? 40 मिनट। यदि वो 1 पेज टाइप करता तो कितना लगता? 40/2, यानी 20 मिनट। यदि 81 पेज टाइप करवाने हैं तो कितना लगेगा? तो गुना में 81 हो जाएगा, गुना में 81 हो जाएगा। 40/2 इंटू 81 भाई, 2 से 20 पे कट गया, 2 एकम 2, 2 8 16, 0 हो गया पीछे, यानी 1620 मिनट, 1620 मिनट लगेंगे भाई। बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यदि किसी संख्या का 20% 102 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या होगी, उसी संख्या का 60% हमें बताना है। इसको किस प्रकार से हल करेंगे? हम वो संख्या मान लेते हैं भाई, संख्या मान लेते हैं ए, माना संख्या ए है, तब ए का 20% यानी 1/5, 20% की फ्रैक्शन डायरेक्टली लिख लो, 1/5 हो गई। तो इसमें क्या करना है हमें? 102 को जोड़ना है, प्लस 102 कर दो भाई, 102 कर दो, इज इक्वल टू वही संख्या आती है, वही संख्या का मतलब है वही संख्या थी ए, तो
इक्वल टू ए हो गया, इक्वल टू ए हो गया। चलिए a/5 प्लस 102 इज इक्वल टू ए। अब ए को एक तरफ कर लो भाई, एक a/5 माइनस, ये इस साइड में प्लस का तो इस साइड में माइनस का हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 102। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करो एलसीएम लेके, तो यहाँ से 5 एलसीएम आ गया हमारा, a माइनस 1 5 तो 5 ए माइनस 5 इज इक्वल टू 102, 102। ये 102 है, इस साइड में जब आया था तो यहाँ से माइनस होगा भाई, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, a माइनस 5 ए डिवाइड बाय 5 था इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 102 ना, माइनस के 102 में, माइनस के 102, तो यहाँ से -4a डिवाइड 5 इज इक्वल टू माइनस का 102 है। अब क्या होगा, आर पार गुना कर लो भाई, तो माइनस का 4a इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 एकम 5, माइनस का 510, ये माइनस से माइनस क्या आएगा, कट जाएगा, तो 4a, एक ए का मान क्या आएगा हमारे पास, ए का मान आ जाएगा 510 बट 4, 510/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 5 20, तो 127.5 क्या क्या निकल के आ गई, 127.5 ये संख्या निकल के आ गई भाई। ये हमारी क्या है, ए हमने संख्या मानी थी और इसका जो है हमें 60% बताना है कि इसका 60% क्या होगा, तो 127.5 का हमें 60%, 60% हमें बताना है। 20 3 60, 20 5 100, 5 से इसको काट लो, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 3 5 15, 3 5 15 1 16, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, इसका 76.5 होगा। ठीक है, उस संख्या का 60%, 76.5 होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ये उस संख्या का 60% हमें बताना था। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। वह संख्या जो थी वो थी 127.5, संख्या क्या थी, 127.5 थी, उसका 60% 76.5 होगा, तो यह हमारा बिल्कुल सही है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, देखो आप, बीजगणित के फॉर्मूले पर आधारित ही क्वेश्चन है ये। सबसे पहले लिखो आप, इस क्वेश्चन को जैसे ही है, बीजगणित के फॉर्मूले पर आधारित है, तो इसका फॉर्मूला हमें लिख लेना है पहले, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, ऊपर वाले को ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, तो सबसे पहले ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इस फॉर्मूले को लिख लो अच्छे से भाई। इसका क्या होता है, ए माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, प्लस जो होगा वो बी स्क्वेयर होगा, ये होता है ये फॉर्मूला। तो इसको ऊपर वाले को फॉर्मूले को जो है ओपन कीजिए, इसको ए मान लेना है और इसको बी मान लो, इसको ए और इसको बी। तो सबसे पहले ए माइनस बी, 0.85 माइनस 0.1, ठीक है, इंटू 0.85 का स्क्वायर प्लस 0.85 गुणे 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके डिवाइड में दे रखा था हमें, इसके डिवाइड में क्या दे रखा है भाई, 0.85 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस 0.085 दे रखा है, प्लस 0.1 दे रखा है। ठीक है, चलिए जब इसकी और इसकी गुणा करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 3 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा ना, तो 0.85 भी आएगा। इसी प्रकार से इसको जब 0.1 और 0.1 को गुणा करेंगे तो 0.01 आएगा, और यहाँ पर 85 का स्क्वायर 0.85 का स्क्वायर हमें दे रखा है, तो ऊपर वाला सेम है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 0.85 माइनस 0.1, 0.85 माइनस 0.1, तो इसका हमें बताना है आंसर। चलिए इसको 10 लिख लो, 5 और 7, 0.75, 0.75 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी होगा, इसका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेले उस काम का 2 गुना काम कितने समय में करेगा। ए और बी मिलकर भाई एक काम को, यानी ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 21 दिन में कर सकता है,
तो सबसे पहले कितना काम है, कितनी यूनिट है वो निकाल लो भाई, इसका एलसीएम ही टोटल काम होती है। तो 21 टोटल काम हो गया, 3 7 21, 21 एकम 21, यानी जब ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 7 काम करते हैं, जबकि बी जो है एक दिन में कितना करता है भाई, एक काम करता है। तो यहां से हमारा ए का काम आ जाएगा, ए का काम, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 7 - 1 यानी 6 काम। ए अकेला एक दिन में 6 काम कर सकता है। तो ए उसी काम का दोगुना, दोगुना का मतलब है कि अब काम कितना हो गया, अब कुल काम कितना होगा भाई, प्रश्न के अनुसार 21 गुणा 2 यानी 42, प्रश्नानुसार लिख लो यहाँ पे, प्रश्नानुसार अब कुल काम कितना हो गया, 21 गुणा 2 यानी 42 काम हो गया। ए द्वारा करवाना है तो 42/2, 42/6, 6 7 42, यानी 7 दिन में वो काम को, इस काम के 2 गुने को 7 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चलिए इसको देख लेते हैं। 3 आदमी 39 फीट गहरा कुआं है, 4 दिन में खोद सकते हैं। कितने आदमी है, तो 78 फीट गहरा कुआं 12 दिन में खोद देंगे। तो सबसे पहले 3 आदमी, मेन कितने हैं भाई, 3 है, ये टोटल काम हो गया। 39 फुट गहरा ये काम है, इसको नीचे रखना है। कितने दिन में, 4 दिन में। 39 को नीचे रखो, कुल काम को हमेशा नीचे रखना है। हो सकते हैं कितने आदमी इज इक्वल टू रख लो भाई, कितने आदमी यानी कितने मेन, इसको हम रखो। ये क्या है, 78 फुट गहरा, ये जो काम है इसको नीचे रखना है। 12 दिन में खो सकते हैं तो 12 ऊपर रखना है, और जो काम है उसको नीचे, 78 को नीचे रखो भाई। ठीक है, ये इससे कटेगा 1 पे और ये 2 पे कट जाएगा, 2 दूनी 18, 3 4 7। ठीक है, 39 दूनी 78 हो गया। इससे ये कटेगा 6 पे, 6 पे कट गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 भाई। तो अम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अम इज इक्वल टू 2 आ गया भाई हमारा, अम इज इक्वल टू 2, यानी डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ 3 सेकंड का ही क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। डायना की आयु टेरेसा की आयु की 3 गुनी है। होमी की आयु डायना की आयु की 2 गुनी है। यदि डायना की आयु तीनों की औसत आयु से 4 वर्ष कम है तो होमी की आयु क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे, अनुपात बना लेंगे कि डायना की आयु टेरेसा की आयु की 3 गुना है। डायना और टेरेसा, तो टेरेसा की आयु की 3 गुना है, डायना की आयु जो है टेरेसा की आयु की 3 गुना है। यदि टेरेसा की 1 है तो डायना की 3 है। होमी की आयु डायना की आयु की 2 गुनी है। अब होमी लिख लो, होमी की आयु डायना की आयु की क्या है, 2 गुनी है। तो डायना की 3 है तो होमी की 6 हो गई। होमी की कितनी हो गई भाई, 6 हो गई। 2 गुनी है तो कितनी होगी, 6 हो जाएगी। ठीक, चलिए यदि डायना की आयु तीनों की औसत आयु से 4 वर्ष कम है। अब तीनों की औसत आयु यहाँ से क्या निकल के आ रही है, देखो, ए और 1 7 और 3 10, 10/3, 10/3, 10/3, ये औसत आयु होगी सभी की, सभी की औसत आयु हो गई। ठीक है, 10/3 की आगे औसत आयु होगी, औसत आयु। इससे कितना कम है, 4 वर्ष कम है। तो होमी की आयु क्या है, इसने ये कहा होमी की आयु क्या है। इसने डायना की आयु, डायना की आयु 3 है, इससे ये कितनी कम है, ये चीज देख लो। ठीक है, उसका मान रख लो 4। तो 10/3 -3, -3/1, इसका हमारा एलसीएम आ गया 3, 10 - 9 यानी 1/3। इस 1/3 का मान हमें दे रखा है 4, 1/3 का मान हमें दे रखा है 4। तो 1 का मान हमारा क्या गया भाई, ये रकम वहां पलट जाएगी, ऊपर 3 चला जाएगा, 3 चौके 12, 1 का मान 12 आ गया, 1 यूनिट का मान हमारा 12 आ गया। तो होमी की आयु हमसे पूछा था, होमी की आयु 6 है, तो 12 6 72 हो जाएगा भाई। होमी की आयु, होमी की आयु हमसे पूछा था, 1 यूनिट का मान हमारा 12 है, तो होमी की यूनिट कितनी है, 6 है भाई। तो 12 गुणा 6, 12 6 72, होमी की आयु कितनी है, 72 वर्ष है भाई। ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नीले पीले और नारंगी टोकन वाले एक बॉक्स में नीले और पीले का टोकन का अनुपात, नीले और पीले टोकन का अनुपात हमें दे रखा है भाई 13:19 है। जबकि नारंगी और नीले टोकन, नीले पीले नारंगी 3 प्रकार के हैं, नीले पीले और नारंगी। तो नारंगी को Na लिख लीजिए, Na। अब इसने कहा था कि नारंगी और नीले टोकन का अनुपात 10:3 है। नारंगी कितने हैं, 10 है, किसके साथ है, नीले के साथ। तो नीला कितना है भाई, 3 है। नीला कितना है, 3 है। ये अनुपात इसने दे रखा है, इन दोनों का अनुपात दे रखा है और इसका दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको समान कर लो। नीले को 1 में 3 दे रखा है, एक समीकरण में 3 दे रखा है और दूसरे समीकरण में क्या कर रखा है,
एक में 13 दे रखा है, दूसरे में 3 दे रखा है, तो इसको समान कर लो नीले को। नीले को समान करने के क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा, समीकरण 1 को 3 से, वह समीकरण 2 को 13 से, गुणा करने पर, ठीक है, चलो करो। तो इसका क्या आ जाएगा, 13 तिया 39 अनुपात 19 तिया 57, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे वाले को गुना जब करेंगे ना, तो 13 से, तो 13 तिया 39 हो गया, 13 तिया 39 हो गया, और इसका हो गया हमारा 13 में 130, 130। अभी एक अनुपात है इसका और इसका हो गया, तो तीनों का समान अनुपात आ गया भाई, 39 अनुपात 57 अनुपात 130 बन गया ये, 39 अनुपात 57 अनुपात 130। तो इसने क्या पूछा था भाई, नारंगी और पीले टोकन का अनुपात ये है ना, नारंगी और पीले का, तो नारंगी आगे रहेगा 130 और 57 पीछे रहेगा, तो नीले और पीले का अनुपात क्या है भाई, 130 अनुपात 57, 130। इसने कहा था नारंगी, तो एन ए का मान रख लो, हमारे पास 130 है, अनुपात पीले का 57 है, पीले का क्या है 57 है, तो इनका दोनों के बीच में यही अनुपात आ जाएगा, 130 अनुपात 57, जो क्वेश्चन में यही पूछा था, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आकृति 84,800 मासिक कमाती है और अपने वेतन के 17% की बचत करती है, तो उसका मासिक खर्च क्या है। यदि वह 17% की बचत करती है, तो उसका मासिक जो खर्च होगा वो 100 माइनस 17, यानी 83% उसका क्या हो गया भाई, मासिक खर्च हो गया 83, ठीक है। 83% क्या हो गया, मासिक खर्च हो गया। तो वह 84,800, इसका 84,800 रुपए क्या कर रही है, वो मासिक कमा रही है, तो उसका 83% वो खर्च कर रही है, तो 83% खर्च कर रही है, वही तो हमें निकालना है। तो इसका 83% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 848 गुणे करो 83, 8 तिया 24, चले 8 तिया 24 और 1 25 में, 8 8 64 हासिल 6, 8 चौक 48 और 6 54 हासिल 5, 8 चौक 32, 8 8 64 32 और 6 38 में हासिल 3, 8 8 64 और 3 67 आएगा। सभी को जोड़ो, 4 4 8 13 हासिल 1 9 1 10 हासिल 1 70, 70,384, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसकी जो मासिक खर्च है वो होगा 70,384 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पोल की शुरुआत में राहुल को कुल मतों का 52% मत और लीना को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। कुल मतदान 3,72,000 हुआ, तो लीना को 1 लाख से अधिक कितने मत प्राप्त हुए, ये हमसे पूछा है। तो लीना को मिले कितने थे, 48%। लीना को प्राप्त मत कितने हुए भाई, 48%। तो टोटल मत का 48% निकाल दो भाई, 3,72,000 का 48% निकाल दो बस, 48% निकाल दो बस, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ से, ये हो गया हमारा 372 जीरो, और इसको गुना कर लो 48 से, 8 जीरो जीरो 8 16, 856 और 57 हासिल 5, 8 दिए 24 और 5 भाई 29 हो गया, 4 जीरो जीरो 4 दूनी 8, 4 7 28 हासिल 2, 4 दिए 12 और 2 भाई 14 हो गया। जोड़ो सबको, 0 6 15 हासिल 1 17 और 1 18 हासिल 1 4 4 1 7 1,78,560। तो लीना को कितने मत मिले, 1,78,560 मत मिले। तो इसने ये पूछा है कि 1 लाख से कितने अधिक मिले, 1 लाख से कितने अधिक मिले, तो इसमें से 1 लाख माइनस कर लो, 1 लाख से कितने अधिक मिले वो निकल जाएंगे, तो 78,560, 78,560, 1 लाख से 78,560 अधिक मत मिले हैं, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ फ्रैक्शन हमें दे रखा है और उसका समानांतर माध्य बताना है, समानांतर माध्य यानी कि उसका औसत बताना है, तो सभी को ऐड कर लेना है और जितनी उसकी संख्या उससे भाग कर देना है। 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22 और 9 31 और 7 38 और 7 45, 2 47 और 9 56 हासिल 5 लगी, 5 और 7 12, 4 16 20 27, 4 31 38 और 5 43 और 2 45 और 3 48, यानी 486 कुल योग हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं हो गई, तो 9 से भाग कर दो, इसका माध्य आ जाएगा। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, यानी 54। 54 क्या हो जाएगा इसका? इन प्रेक्षणों को क्या हो गया? माध्य होगा। समांतर माध्य क्या है इसका? 54 होगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1050 प्रति माइक्रोवेव की दर से 290 माइक्रोवेव के उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है जिस पर 4% और 25% की क्रमिक छूट दी जाती है। यानी इस पर पहले 4% की छूट देंगे, फिर उस पे 25% की छूट। क्रमिक छूट का मतलब ये होता है वो, तथा कार्ड भुगतान पर 5% अतिरिक्त छूट भी प्राप्त होती है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई 3 क्रमिक छूट उसको मिल गई। 4% की पहली रहेगी, 25% की दूसरी छूट और तीसरी 5% की छूट है। चलो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले तो टोटल अमाउंट ले लो आप। टोटल अमाउंट जो हो गया कितना है वो देखो आप। कुल कुल मूल्य कितना है वो देखो आप। 1050 प्रति माइक्रोवेव है, गुणा करनी है। टोटल माइक्रोवेव कितना है? 290। तो 290 से इसको गुणा कर लो। 290 से इसको क्या करना है? गुणा कर लो। चलिए 105 और 29 की गुणा करो भाई। 29 की गुणा कर लो। 9 पंजे 45, 9 एकम 9 भाई। 5 दूनी 10 भाई, 2 एकम 2। 5 4 9 और 1 10, 80 ले 1 3, पीछे 2 जीरो लगेगी। ठीक है, यानी 3,04,500 कुल खर्च हो गया। 3,04,500 आएगा इसका। ठीक है, 105 और 29 की सबसे पहले हमने गुणा करी और पीछे एक एक 2 जीरो लगा दी भाई। 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, सबको जोड़ दो। 5 4 9 और 1 10, 2 एक 3, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब जो इस अमाउंट पे, यह अमाउंट हमें पे करना था, 3,04,500 का अमाउंट हमें पे करना था, लेकिन इस पे हमें क्या मिली? सबसे पहले छूट मिल गई भाई 4%। तो अमाउंट हमने कितना पे किया? 96% ही। 96% ही अमाउंट हमें पे करना पड़ा 4% छूट के बाद। नेक्स्ट छूट हमें दी 25% की, तो यहाँ पर हमें कितना अमाउंट देना होगा? इसका 75% ही देना होगा, यानी 25% छूट हो जाएगी। इसके बाद फिर से क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर अतिरिक्त छूट हमें 5% की फिर से मिल गई। तो अभी इस अमाउंट का 95% ही हमें क्या करना है? भुगतान करना है। अभी टोटल हमारा जो भुगतान करना है वो निकल के आ जाएगा। इसको काट लीजिए भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई। 25 चौका 100, 25 तिया 75, इस 4 से काट लो। 4 दूनी 8, 4 चौके यानी 24 चौक 96 होता है। ठीक है, अभी इसको काटो आप। 4 से 4 से 24 और 4 से ये 25 पे कटेगा भाई। 25 से कटेगा। 5 5 25 हो गया। 19 5 95 भाई। इस 5 से इसको काट दो भाई। 5 6 30, 0 5 नहीं 45, 609 पे ये कट जाएगा। ये नीचे वाला पूरा कट गया है। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर लो भाई। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करो। 609 गुणा 6 3 18 और गुणा 19। ठीक है, इसकी गुणा कर लो। इनकी गुणा करो भाई। 18 और 19 की कर लो। 18 निम्न कितना होता है? 162। 162 होता है 18 निम्न। 609 गुणा 18 निम्न 162 हो गया। हासिल 16, 18 और 16 34, ये 342 हो गया भाई। कितना हो गया? 342 हो गया। इनकी गुणा करो। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 9 चौक 36, 6 चौक 24, 9 तिया 27, 6 तिया 18, सबको जोड़ दो। 8 7 12, हासिल 1, 4 2 6 7 और 1 8, 8 और 10, हासिल 1 लग गई। 1 1 2। ठीक है, यानी 2,08,278। 2,08,278 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो हमें 3 क्रमिक छूट के बाद 2,08,278 रुपए ही पे करना होगा। 3,04,500 रुपए के अमाउंट में से हमें 3 क्रमिक छूट मिलने के बाद 2,08,278 रुपए का ही भुगतान करना होगा। यही इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य हमें दे रखा है, जो है वो 800 ml दूध के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इसको एक यूनिट में चेंज करेंगे। जैसे ये मिलीलीटर है तो इसको भी मिलीलीटर ही बना लो आप। ठीक है, 1 लीटर को मिलीलीटर ही बना लो। 1000 ml, तो यहाँ से 1000 ml दूध का क्रय मूल्य। ठीक है, दूध का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू है 800 ml दूध के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे हम? कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई, इस साइड सेलिंग प्राइस जो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी शर्त रहेगी
जो ये एसपी है ना, इसकी शर्त रहेगी भाई मेरा साथी ऊपर रहेगा, यदि मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरा साथी ऊपर रहेगा, तो इसका साथी जो है 800 ऊपर रहेगा भाई, और कॉस्ट प्राइस का जो साथी है वो नीचे जाएगा, शर्त के अनुसार भाई नीचे जाएगा, तो डिवाइड में 1000 कर लो भाई, दो जीरो से दो जीरो काट लो, दो चौके 8, दो पंजे 10। इस प्रकार से आप जैसे याद करोगे ना, तो इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा आप, इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इसका साथी जो है इसकी शर्त रहती है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हमेशा याद रहे भाई, भूलो नहीं। ठीक है, तो अब इस जो कॉस्ट प्राइस के सामने वो कॉस्ट प्राइस रहेगा, और सेलिंग प्राइस के सामने वो सेलिंग प्राइस रहेगा। तो हमसे क्या पूछा था, लाभ परसेंट बताना था। देखो, तो कॉस्ट प्राइस उसका 4 रुपए आ गया, और सेलिंग प्राइस 5 है, तो लाभ कितना हो गया, लाभ लाभ कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस 4 है, तो लाभ हो गया 1। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ बटे लाभ 1 है, लाभ प्रतिशत यहाँ से निकालना है हमें, तो लाभ तो 1 है, और कितने पे हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस पे होता है लाभ हमेशा ही, तो 4 पे, तो गुणा 4 बटे 4, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 4 से, गुणा 100 से कर देंगे, इस 4 से इसको काट दो भाई, 25 पे घटेगा पूरा, तो 25%, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक फल की टोकरी में सेबों की तुलना में 2 गुने संतरे हैं भाई, इसको अनुपात में डाल लो, यदि यदि टोकरी में कुल 36 फल है तो उसमें संतरे कितने हैं ये पूछा है, तो इसको क्या करेंगे, अनुपात बना लो सबसे पहले, सेब अनुपात संतरे लिख लो भाई। सेबों की तुलना में 2 गुने संतरे, तो संतरे 2 है, यदि सेब 1 है तो संतरे कितने हैं, 2 है, 2 गुने है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इनका जो कुल योग है वो 36 है, फलों का कुल योग क्या है भाई, 36 है। प्रश्नानुसार करेंगे कि फलों का कुल योग हमें दे रखा है 1 + 2, हमारा आ गया 3, इस 3 यूनिट का मान इसने कितना दे रखा है, 36, तो 1 यूनिट का मान निकल के आ गया 12, 1 यूनिट का 12 है, तो सेब कितने हो गए, 12 एकम 12, सेब 12 है, और संतरे कितने हैं भाई, 12 दूनी 24, संतरे कितने हैं, 12 दूनी 24, 2 यूनिट संतरे है, तो 1 का 12 है, तो 12 दूनी 24 संतरे हो गए। क्या पूछा था, संतरे पूछे था, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ संख्याएं दे रखी है, और उसका औसत जो है 14 दे रखा है, तो हमसे के का मान पूछा है, संख्या में एक जो है के भी है, तो उसका मान हमसे पूछा है, तो सभी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सभी संख्याओं को जोड़ लो, प्लस के रखो, और उसका औसत 14 है उसको इक्वल में रख लो। चलिए जोड़ो इसको, 5 और 2 7, 8 15, और 9 24, और 4 28, और 6 34, और 8 42, और 2 44, और 4 46, 46 हासिल 4 लग गई है, 4 और 1 5, 1 6 7 8, 2 10, 11, 2 13, और 15, हासिल 4 थे ना, 4 और 1 5, 2 7, 8, 10, 11 12 13 14, 14 ही हो रहा है भाई, 14, ठीक है। 146 प्लस के, एक संख्या हमारी के बच रही है, प्लस के डिवाइड, ये टोटल संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो कुल संख्या को जोड़ बटा कुल संख्या अगर करेंगे तो हम औसत आ जाता है, ठीक है, इक्वल टू औसत हमें दे रखा है 14 रख लो, तो 146 प्लस के इज इक्वल टू, आर पार गुना करो, 14 गुना 12, 14 गुने 12 हो गया, 146 प्लस के इज इक्वल टू 14 28 हासिल 2, 14 2 16, 168 हो गया के, ये 140 इस साइड में प्लस का है, और इस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा 146, के का मान क्या गया भाई, के का मान निकल के आ गया हमारा, यहाँ से 2 बच गया, 6 से 4 जाए फिर से 2 बच रहा है, 6 में से 4, 8 में से जाए 2, 6 में 4 जाए फिर से 2 बच रहा है, तो के का मान हमारा क्या आ गया भाई, 22 निकल के आ रहा है, 22 निकल के आ रहा है। क्या कहीं हमने गलती कर दी क्या, देखना एक बार, क्या कोई गलती कर दी क्या, जोड़ने में गलती करी है क्या हमने, 5 और 7, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28, 28 और 6 29, 34 और 8 42, 42 और 2 44, 44 और 4, हाँ 44 और 4 भाई 48, ठीक है, ये हमारी गलती थी यहाँ से, ठीक है, तो ये 148 है भाई, 148 है यहाँ पर, ठीक है, 148 है, ये भी 148 कर लो, और ये भी 148 कर लो। चलिए यहाँ से क्या आ गया फिर हमारा, 8 में 8 जाए 0, यानी 20 आएगा भाई, 20 इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, 20 इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ 20 कर लो, ठीक है। चलिए
ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 25 के 25 क्वेश्चन आज के हमने हल कर लेंगे। इसके बाद तो तौलिए बेचने वाले एक दुकानदार पर ग्राहक को 2 तौलिए की खरीद पर 2 मुफ्त पाए का ऑफर मिलता है, तो ग्राहक को कितना प्रतिशत की छूट मिली, ये हमसे पूछा है। तौलिए बेचने वाला एक दुकानदार क्या कह रहा है, ग्राहक को क्या कह रहा है कि यदि 2 तौलिए आप खरीद रहे हो तो 2 मुफ्त मिलेंगे। हम ये मानेंगे कि इस दो जो तौलिए का मूल्य मानेंगे 1 रुपए है, तौलिए का मूल्य क्या है, 1 रुपए मान लेते हैं। तो 2 तौलिए तो ये उसने खरीदे, तो हमने दुकानदार को कितने रुपए दिए भाई, दुकानदार को कुल मूल्य जो पे किया, दुकानदार को कुल मूल्य पे किया, कितना किया हमने, 2 तौलिए खरीदे थे हमने, तो एक एक 2 रुपए उसको दे दिए भाई, ले 2 रुपए ले ले। तो उसने क्या किया, उसके साथ 2 हमें मुफ्त में भी दे दिया, यानी 4 रुपए का माल हमें दे दिया। ठीक है, माल हमें कितने का दे दिया भाई, कुल मूल्य कितने का था, 2 और 2 4 रुपए का था। अब 4 रुपए का सामान हमें कितने में मिल रहा है, 2 रुपए में। छूट कितनी मिली, 2 की। किस पे मिली, कुल मूल्य पे, यानी 4 पे। 2/4 इंटू 100% के लिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से ये 50 पे कटेगा, यानी हमें छूट मिल रही है 50% की। छूट कितनी मिली, 50% की छूट मिली, क्योंकि दुकानदार जो है 2 तौलिए के बदले में 2 तौलिए जब हमने खरीदे उस पर 2 मुफ्त दे दिए। तो 2 तौलियों की कीमत हमने दी उसको 2 रुपए, और हमें सामान मिल गया 4 रुपए का। सामान जो था हमारा 4 रुपए का मिल गया, और 2 तौलिए हमें 2 रुपए की हमें इस पे क्या हो गई, फिर छूट हो गई। 2 की छूट कितने पे, 4 पे। ठीक है, 2/4 करेंगे, इंटू में 100 करेंगे, यानी 50% की हमसे हमें छूट मिल गई है भाई। तो 50% की छूट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार हमारी जो ये सीरीज है लगातार चल रही है, लगातार हमारी सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी पीवाईक्यू मैथ के ऑल 25 के 25 क्वेश्चन हम करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी प्यारे साथियों, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी।